हेलो बच्चों, क्या हाल है? सो आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स का रैंक बूस्टर ऑलरेडी देख लिया होगा। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज ऑफ जेई एडवांस उसमें ऑलरेडी लिए गए हैं। सिमिलर पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है एनर्जी इंटर कन्वर्जन से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में जो इंटर कन्वर्जन है उससे डील करता है। और ये इंटर कन्वर्जन कराने के डिवाइसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है ना? तो इन सारी चीजों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट में हम डिवाइड करके चलेंगे। तो पहला पार्ट तो लेंगे गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट। अब गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में बेसिकली केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा पार्ट कंडक्टेंस सॉल्यूशन में क्या होती है और तमाम टर्म, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे। अरे वो गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या है? ऐसी सेल जिसका काम क्या है? एनर्जी को कन्वर्ट करना। किसमें? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे। तो ऐसी सेल जो है दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें एक एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल को हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। जिंक कॉपर सेल। अब जिंक कॉपर सेल बेसिकली है कि एक वेसल है जिसमें जिंक का रॉड डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इसी तरह दूसरा वेसल है जिसमें कॉपर का रॉड डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ध्यान से समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और यूज भी काफी ज्यादा है इसका। ठीक है? तो ये सपोज जिंक का रॉड है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। सिमिलरली ये कॉपर का रॉड है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब इन दोनों को हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर देते हैं पूरा, और करंट मेजरमेंट के लिए डिवाइस लगा लेते हैं। ठीक? और दोनों सॉल्यूशंस आपस में कनेक्टेड है। तो ये सॉल्यूशंस आपस में एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। इस डिवाइस से ये कनेक्टेड होते हैं, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है? तो दिस इज जिंक कॉपर सेल। अब देखिए, ये जो गैल्वेनिक सेल है बेसिकली काम कैसे करती है? सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज करती है, और यही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो अब ये जिंक और कॉपर के जो हमने बनाए हुए सिस्टम जिसमें जिंक जिंक सल्फेट कॉपर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है, दीज आर कॉल्ड एज हाफ सेल। इनको अलग अलग हम लोग बोलते हैं हाफ सेल, और दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सेल। ठीक है ना? तो अब है क्या कि जिंक और कॉपर में कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी जिंक के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे होता है रिडक्शन,
और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है तो ये काम करता है कैथोड का। सिमिलरली जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये काम करता है एनोड का। तो अगर कॉपर पर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है तो बेसिकली कॉपर आयन सॉल्यूशन से इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉपर वाली रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। इसी तरह जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक आयन की फॉर्म में अपनी रॉड पे आता है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में मतलब जिंक आयन क्योंकि रॉड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं ऑक्सीडाइज होके, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन जो है वो रॉड पे ही रहेगा और इस वजह से ये रॉड इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिवली चार्ज होगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट में जिंक से कॉपर की तरफ होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में किधर से किधर होने लगता है, जिंक की से कॉपर की तरफ। इस तरह से ये सेल काम करती है। अब कैथोड पर अगर देखोगे तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर के रिडक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो। एनोड पे अगर देखो तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक के ऑक्सीडेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये रिएक्शन जो हो रही हैं अलग अलग पार्ट में हो रही, तो इनको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन और इनका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जो इनका है दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन इस तरह से लिख पाएंगे कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान सुनना कि कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे जब रिडक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन से कॉपर आयन रॉड पे जा रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की कमी होती जा रही कि नहीं, और पॉजिटिव चार्ज की कमी होती जा रही है इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होने लगेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। और इसी तरह दूसरे वाले सॉल्यूशन में देखो जिंक आयन सॉल्यूशन में आते चले जा रहे हैं, तो जिंक आयन के बढ़ने के कारण ये सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कॉपर वाला सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा, जिंक वाला पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा। और क्योंकि कॉपर वाला सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो ये कॉपर आयन को रॉड पर जाने से रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है ना, इसी तरह जिंक वाला सॉल्यूशन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है तो जिंक आयन को सॉल्यूशन में आने से रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। तो इन चार्ज के डिफरेंस की वजह से इन लिक्विड के बीच भी एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जो अपोज करता है मेन सेल पोटेंशियल को। इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या शॉर्ट में LJP, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना आए, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस से। इस डिवाइस का नाम है सॉल्ट ब्रिज। एक डिवाइस से हमने कनेक्ट किया, यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट किया, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, बेसिकली दोनों सॉल्यूशन को अपोजिट चार्ज आयन प्रोवाइड करता है सो दैट सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज रहे। और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज रहेंगे, ये चार्ज डेवलप नहीं होगा सॉल्यूशन पे, तो सेल प्रॉपरली काम करती रहेगी। तो सॉल्ट ब्रिज का काम है दोनों सॉल्यूशन को अपोजिट आयन प्रोवाइड करना सो दैट ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू मिनिमाइज रहे और सेल प्रॉपरली वर्क कर पाए। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, तो सॉल्ट ब्रिज का यही काम है। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं विद अगर अगर पेस्ट और जिलेटिन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज के अंदर डालते हैं अगर अगर पेस्ट या जिलेटिन के साथ सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है ना, और इसको डिप कर देते हैं दोनों सॉल्यूशन में। तो जब किसी सॉल्यूशन पे कोई चार्ज डेवलप होता है तो सॉल्ट का अपोजिट चार्ज आयन उसकी तरफ मूव करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरीके से ये जिंक कॉपर सेल वर्क करती है। अब लेकिन कहीं भी सेल हमें बनाना है तो इतना बड़ा सेल तो हम हर बार बना के देंगे नहीं, तो इसके लिए तरीका क्या होता है, इसी सेल को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये शॉर्ट नोटेशन ही हर जगह काम आता है, जिसको देख के
हम सेल के बारे में पूरा आइडिया लगा लेते हैं कि आखिर सेल में क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल नोटेशन। नो सेल नोटेशन जरा देखते हैं क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो सेल नोटेशन क्या है, बेसिकली ये जो बड़ा सेल बना था इसी का शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन सेल नोटेशन है। रूल्स ध्यान सुनना। सेल नोटेशन में सॉल्ट ब्रिज को हम इस तरीके से डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज को हम डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के जो राइट साइड वाला पार्ट है ये बताता है कैथोड को, रिडक्शन को, और इसके लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये बताता है एनोड को, ऑक्सीडेशन को, है ना। अब किसी भी पार्ट में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको लिखा जाता है। जैसे कैथोड पे क्या क्या था, कॉपर था और कॉपर आयन थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में। तो कॉपर कॉपर आयन को कैथोड पे लिखेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, आयंस को हमेशा सॉल्ट ब्रिज के क्लोज रखा जाता है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज आयंस के ही तो कांटेक्ट में होता है। तो कॉपर आयन और कॉपर सॉलिड जो कैथोड में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको हमने लिख लिया। अब अगर ये जो कंपोनेंट है जिनको हमने लिखा है ये सेम फेज के हैं तब तो इनको कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंट फेज के हैं तो इन्हें सिंगल स्लैश से सेपरेट करेंगे। सेम फेज के हैं तो कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे, डिफरेंट फेज के हैं तो सिंगल स्लैश से सेपरेट करेंगे। सिमिलरली एनोड पे क्या था, जिंक और जिंक आयन पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जिंक आयन को हमने लिखा सॉल्ट ब्रिज के क्लोज, और जिंक जिंक आयन क्योंकि डिफरेंट फेज के हैं तो इन्हें हमने सिंगल स्लैश से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंट फेज के कंपोनेंट को हम सिंगल स्लैश से सेपरेट करेंगे और सेम फेज के कंपोनेंट है तो कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। कई बार सॉल्ट ब्रिज नहीं भी दिखेगा हमें सेल नोटेशन में, तो सॉल्ट ब्रिज नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट कॉमन यूज हुआ हो रहा है। ठीक है ना, या कुछ अदर कंडीशन भी होगी। फिर भी राइट हाफ वाला पार्ट कैथोड को ही रिप्रेजेंट करेगा और लेफ्ट हाफ वाला पार्ट एनोड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर किसी कंपोनेंट की कोई कंसंट्रेशन या प्रेशर है तो उस कंपोनेंट के बगल में ही विद इन फर्स्ट ब्रैकेट वो कंसंट्रेशन या प्रेशर लिखी जाएगी। ठीक है, अगर किसी सेल में कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड नहीं है, हाफ सेल में या सेल में कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड नहीं है, तो ऐसे में क्या जनरली हम इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम यूज करते हैं ज्यादातर। तो वो प्लैटिनम हमको सेल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना होता है। तो कहीं भी प्लैटिनम दिखे तो प्लैटिनम का ये मतलब है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ओनली करंट पास करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से उस बड़े सेल को शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेल नोटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट तो कोई यूज नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में तुम्हें जगह जगह पे ये चीज नजर आएगी। अच्छा, सेल नोटेशंस के बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अब ये एक रिलेटिव वैल्यू है, तो हम एक रेफरेंस यूज करते हैं इलेक्ट्रोड जिसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हम चेक करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की। तो रेफरेंस जो है इलेक्ट्रोड, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका हम जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो जीरो एज्यूम कर लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में किसी के भी पोटेंशियल को मेजर करते हैं। इसका मतलब अगर किसी की भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तुम्हें देखनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, तो उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करो। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करने पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, तो उसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करोगे। और अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है वो, तो उसको नेगेटिव वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
इसी तरह से टर्म इन्वॉल्व होता है सेल नोटेशन। सेल नोटेशन, सॉरी, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है कि कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट एनोड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो इसको हम ऐसे मेजर करते हैं, मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं तो ये नॉट का सिंबल हमें दिखेगा। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड क्या है? कैथोड वाले के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ई नॉट एनोड है एनोड वाले के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लिखने के तमाम तरीके हैं, बट तुम इसी फॉर्म में यूज करो तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। और सिमिलर जनरल अगर बात करनी है तो ई सेल हम ऐसे लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सेम, ई कैथोड ई एनोड क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड वाले की एनोड के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। नाउ एक टर्म आएगा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि भाई अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कंडीशन में चेक कर लिया, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है किसकी टेंडेंसी कम है, और इन्हीं को रिलेटिव टेंडेंसी के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन क्योंकि रेफरेंस था, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हम लोगों ने लिख दी 0। अब जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया, जिसकी हाइड्रोजन से ज्यादा है उसको पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे कॉपर की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो कॉपर को प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया और ये वैल्यू +0.34 वोल्ट है। ठीक है, सिल्वर की और ज्यादा टेंडेंसी है तो सिल्वर को और ज्यादा पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया और ये वैल्यू +0.80 वोल्ट है अप्रोक्स। जिंक की कम टेंडेंसी थी तो जिंक को नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया एंड दिस इज -0.76 वोल्ट। ठीक है ना? तो जिसकी भी ज्यादा टेंडेंसी है कम टेंडेंसी है उनको इस तरीके से रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन में लिया एंड इस दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी रिलेटिव टेंडेंसी को बताता है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी कम रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, मोर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो मोर नेगेटिव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इधर की तरफ अगर देखें तो ये मोर नेगेटिव होते चले जाते हैं तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है ये सब। इधर की तरफ देखें तो ये मोर पॉजिटिव होते चले जाते हैं तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी चीज को बताती है, रिलेटिव टेंडेंसी को। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब देखो जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, पहला तो ध्यान रखो कि इंटेंसिव नेचर होता है इसका। इसका मतलब इलेक्ट्रोड का साइज छोटा बड़ा हो,
सॉल्यूशन का अमाउंट कम ज्यादा हो, उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर हम रिएक्शन की डायरेक्शन, मान लो कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन में अगर हम किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसका, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ इंटेंसिव नेचर। तो रिएक्शन को अगर किसी कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस रिएक्शन का अफेक्ट नहीं होगा। किसी रिएक्शन की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये रिवर्स टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, दो रिएक्शन मान लो ऐड कर रहे हैं, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। हो सकता है वैल्यू उसी सम के बराबर या डिफरेंस के बराबर आ जाए, बट हम डायरेक्ट वो ऐड सब्सट्रैक्ट करके नहीं निकालेंगे बिकॉज ऑफ इंटेंसिव नेचर। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता रहता है जेई में। तो यहाँ पर अगर नेट निकालना है पोटेंशियल, तो उसके लिए फार्मूला जनरलाइज मैं लिख देता हूँ, N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन N। देखो ये फार्मूला किस तरीके से है समझ लो, कि अगर मान लो दो रिएक्शन ऐड कर रहे हैं तो प्लस साइन आएगा, सब्सट्रैक्ट करके फाइनल रिएक्शन बना रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो N1 जो है वो फर्स्ट रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन, E1 उसका पोटेंशियल, N2 सेकेंड रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन, E2 उसका पोटेंशियल, और N फाइनल रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन। लेकिन कई बार क्या होता है कि फाइनल रिएक्शन जब बनाते हैं तो वो सेल रिएक्शन होती है। कभी कभी ऐसा भी दिखेगा कि तुमने ऐड सब्सट्रैक्ट किया और फाइनल रिएक्शन रेडी की, तो दैट इज सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आते। अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आते तो किसी एक कंपोनेंट को उठाओ, कैथोड वाले को या एनोड वाले को, वो जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल रिएक्शन में ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिलीज कर रहा है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन। तो सेल रिएक्शन के केस में एन ध्यान देना कैसे निकलेगा, वैसे तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे फाइनल रिएक्शन में, दैट इज एन। लेकिन सेल रिएक्शन में क्या होगा, किसी एक कंपोनेंट को उठाओ, कैथोड को या एनोड को, वो जो भी नेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या रिलीज कर रहा है, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट एन। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, सो ये जेई एडवांस 22 में आया था क्वेश्चन, बेसिक उसी प्रॉपर्टी पर बेस है कि हमको एक तो पोटेंशियल दिया है MnO4 से MnO2 आने का, ठीक है, MnO2 से Mn+2 आने का, और Mn+2 से Mn आने का, और पूछा जा रहा है MnO4 से Mn आने का। तो मतलब अगर सिंपल देखो तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि MnO4 माइनस से Mn+2, सॉरी MnO2, MnO2 से Mn+2, और Mn+2 से Mn। इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर चेक करो तो ये +7 से +4 जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। MnO2 में +4 से +2 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और Mn+2 में +2 से 0 जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और फाइनली अगर ऐड करेंगे इनको तो दिस इज MnO4 माइनस से Mn सॉलिड, और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये 3 रिएक्शन ऐड करके बनी है। तो अपना फार्मूला जनरलाइज करके यूज कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो E0 की वैल्यू है 3 E1 नॉट +2 E2 नॉट
+2 E3 नॉट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन जो फाइनल रिएक्शन में आ रहे हैं, दिस इज 7। तो ये वैल्यू रखेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, एंड दिस इज 0.77। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन जेई में इस पर आ चुके हैं, एक बार मैच द कॉलम भी आ चुका है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना। नाउ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो ले रहे हैं, ये तो हमने देख लिया कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। नाउ इसके बाद नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है पॉइंट नर्स्ट इक्वेशन। तो देखो जो नर्स्ट इक्वेशन है, इससे बेसिकली हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, और इस तरीके से है ये सारी चीजें कि मान लो हमारे पास कोई सेल है, तो सेल में हमें पता है कि सेल में बेसिकली क्या हो रहा है, गिब्स फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेल में चल रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपना गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और यही हमें इलेक्ट्रिकल वर्क की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसकी वैल्यू होती है NF ई सेल। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्यों मैक्सिमम है? इसलिए मैक्सिमम है कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का डिक्रीज है डेल्टा जी, ये बेसिकली डिक्रीज NF ई सेल के बराबर होता है। गिब्स फ्री एनर्जी का डिक्रीज NF ई सेल के बराबर होता है, और इसी डिक्रीज को हमने इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर ले लिया है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि किसी तरह का कोई अदर फॉर्म में तो एनर्जी जा नहीं रही है। तो ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हम बेसिकली कंसीडर करके चल रहे हैं प्रोसेस को रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल कंसीडर कर रहे हैं, तो जितनी गिब्स फ्री एनर्जी की डिक्रीज है, हम मान रहे हैं कि वो पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज जितना डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क तो उससे कम ही मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम रिवर्सिबल वे में बात कर रहे हैं प्रोसेस की। तो हमारे पास एक रिलेशन तो काम का ये है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क, ध्यान रखना कि मैक्सिमम वैल्यू ये है NF ई सेल, ठीक है? अब सपोज कि कोई रिएक्शन है हमारे पास, सेल रिएक्शन, इस तरीके से। तो सेल रिएक्शन में हम ये करा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है कि डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस RT ln Q। Q रिएक्शन कोशेंट है। ये थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी में डेल्टा जी की अगर वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। तो इस फॉर्म में इक्वेशन दिखती है, दिस इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? और रूम टेम्परेचर पे ये जो टर्म है 2.303 RT अपॉन F, इसकी वैल्यू 0.0591 होती है। तो ये इक्वेशन में यूज कर लेते हैं, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज नर्स्ट इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इसमें टर्म देख लो, ई सेल तो है ओवरऑल सेल का पोटेंशियल,
ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल, जिसको तुम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख चुके हो। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है सेल का, एन नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन के यूज हैं पर मोल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब किसी एक कंपोनेंट को उठाओगे बैलेंस सेल रिएक्शन में, कैथोड या एनोड वाले को, देखोगे नेट वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, दैट नंबर इज एन। एफ जो है दैट इज अ कांस्टेंट, एफ को हम लोग बोलते हैं फैराडे। इसकी वैल्यू 96500 कूलॉम होती है। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और Q है रिएक्शन कोशेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये Q Pc है। इसका मतलब प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों के टर्म इसमें यूज होंगे। जो गैस फेस कंपोनेंट है उसके लिए प्रेशर का टर्म, और जो नॉन गैस फेस कंपोनेंट है उसके लिए कंसंट्रेशन का टर्म यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है, नस्ट इक्वेशन, इसमें हमको पता है कि भाई डेल्टा जी तो क्या है, -NFE है। तो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे करा रहे हैं, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ई सेल पॉजिटिव आएगा, और किसी सेल का ई सेल पॉजिटिव दिखे तो बोल सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सिमिलरली डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा जी अगर जीरो तो ई सेल भी जीरो। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर है मामला। और अगर ये नेक्स्ट इक्वेशन में डालो तीसरी वाली कंडीशन, तो ई सेल लिखोगे जीरो, तो जीरो आ जाएगा ई नॉट सेल। और यहाँ तुम्हें पता है क्यू भी के बराबर होता है इक्विलिब्रियम पर। तो ई नॉट सेल -2.303 RT/F log के, ये इक्वेशन बनेगी। मीन्स ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT/F log के बराबर का टर्म है। तो कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो किसी सेल रिएक्शन का, तो ई नॉट सेल की मदद से हम चेक कर सकते हैं उसकी वैल्यू कि कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो इस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, और जेई एडवांस में मतलब काफी फेवरेट भी है उन लोगों का। ये बेसिकली अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रो प्लस आयनिक दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम बेसिकली क्या करें कि यहाँ पे हमें एक सेल नोटेशन दी है, सारी चीजें हमको पता है, कैथोड क्या है एनोड क्या है। तो ये बेसिकली हम इसको एज्यूम कर रहे हैं H2 और H प्लस आयन, इधर एज्यूम कर रहे हैं H प्लस आयन और H2। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ CH3COOH का जो 0.1 मोलर सॉल्यूशन है वो कितने H प्लस आयन दे रहा है हमें, वो यहाँ से देख लेना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बेसिक है, कितने H प्लस आयन इस सॉल्यूशन में पड़े हैं हमें वो देख लेना है। तो अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, थोड़ा सिंपल फॉर्म, तो ऐसे लिख रहे हैं Pt H2 गैस H प्लस आयन 1, मान लो ये C1 कंसंट्रेशन का है, फिर H प्लस आयन 2, सपोज ये C2 कंसंट्रेशन का है, H2 गैस Pt। अब ये जो C1 है, तुम्हें पता है वीक एसिड में क्या चेक करते थे, याद करो कंडीशन। वीक एसिड में हम बस ऑब्जर्व करते थे K/A0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, अगर कर रही है
तो एच प्लस डायरेक्ट हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट के इंटू सी। ठीक है, तो के की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो एच प्लस की वैल्यू आ गई h+1 स्क्वायर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁻6। इसका मतलब 10⁻³ रूट ऑफ 1.8, ये वैल्यू दिख रही है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड वाले में एच प्लस निकाले तो सेकेंड बेस का सॉल्यूशन है, और बेस का सॉल्यूशन है तो ये है वीक बेस। वीक बेस में भी वैसी ही कंडीशन चेकिंग थी। जस्ट ऑब्जर्व करो बेस के लिए k/a0, तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कंडीशन तो सेटिस्फाई है। तो एच प्लस यहाँ पे हम लिख पाएंगे, सॉरी बेस है तो ओ एच लिख पाएंगे स्क्वायर रूट के बी इंटू a0। के बी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और a0 है 10⁻²। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर चेक करें तो ये आ रही है स्क्वायर रूट 0.18 और 10⁻³ ये बाहर आ गया। तो ये ओ एच की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से एच क्या निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है एच ओ एच का प्रोडक्ट के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो के डब्ल्यू अपॉन ओ एच, तो 10⁻⁻14 अपॉन दिस। तो ये 10⁻⁻11 अपॉन 0.18, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई ईएमएफ क्या होगा, सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर इसके लिए लिखें तो तुम हाफ सेल रिएक्शन लिखो पहले, कैथोड वाली क्या है पूरा डिटेल में बता देता हूँ। H प्लस सेकेंड वाला प्लस इलेक्ट्रॉन से हाफ H2। एनोड वाला, एनोड वाले में हाफ H2 से H प्लस फर्स्ट वाला प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो H2 की कंसंट्रेशन बराबर है, तो वो टर्म कैंसिल ही हो जाएगा क्यू निकालने में। तो हम इफेक्टिव लिख रहे हैं H+2 वाला से H+1 वाला। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू मिल गई H+2 वाला अपॉन H+1 वाला, तो 10⁻⁻11 बाई रूट 0.18 डिवाइडेड बाई 10⁻³ रूट 1.8। तो ये Q की वैल्यू आई अपनी। ठीक है, और Q की वैल्यू आई तो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड भी H2H प्लस ले रखा है, एनोड भी H2H प्लस ले रखा है, तो ये ई नॉट है 0। तो अब नस्ट इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, तो नस्ट इक्वेशन में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू हमें 0.06 दी है। सेल में एक इलेक्ट्रॉन हमने यूज किया है, तो लॉग अगर देखो तो H+2 अपॉन H+1, एक मिनट, H+1 अपॉन H+2, H+1 अपॉन H+2 रखेंगे वैल्यू तो अपने को आंसर मिल जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज -0.465। अब यहाँ माइनस का मतलब भी समझ लो। माइनस का मतलब क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस है। माइनस जस्ट ये बता रहा है कि जो सेल नोटेशन हमने रिप्रेजेंट किया है एक्चुअल में सेल नोटेशन वो नहीं है, जैसे उसका क्या है रिवर्स। इसका मतलब सेल नोटेशन जो हमारा है वो गलत है। तो एक्चुअल होना कैसा चाहिए, करेक्ट सेल नोटेशन जो
तो करेक्ट सेल नोटेशन ये होना चाहिए, Pt H2 NH4OH ये करेक्ट सेल नोटेशन है। ठीक है, तो नेगेटिव कभी कैलकुलेशन करने पे आ जाए सेल पोटेंशियल, तो उसका जस्ट मतलब यही होता है कि जो सेल नोटेशन हम बना रहे हैं एक्चुअल में वो नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ना एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे ये क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर आयनिक और इलेक्ट्रो के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आयनिक प्लस इलेक्ट्रो का ही है। मेन तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रो वाला यूज हो रहा है, लेकिन आयनिक का इन्वॉल्वमेंट है। अब हमसे क्या पूछा है? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट तो पूरा सेल नोटेशन देखो ये दिया हुआ है, और इसका सेल पोटेंशियल हमारे पास है। अब यहाँ लिखा है कि Ag प्लस है, लेकिन Ag प्लस कितना? जितना इसके Ag2CrO4 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आता उतना। और दूसरी साइड कैथोड पे Ag प्लस 0.1 है, और ये तो हम यहाँ एक काम करते हैं कि Ag2CrO4 का KSP निकालना है, और ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल अगर कंपाउंड है और इसकी सॉल्युबिलिटी हम एस मोलर माने, तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस मोलर है तो ये प्रोडक्ट बनेगा 2s और ये बनेगा s। तो KSP हम क्या लिख पाएंगे? KSP हम लिख पाएंगे 4s क्यूब। अब हमें तो सिल्वर आयन चाहिए, तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है s। तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन अगर s है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 2s है, तो 2 KSP इक्वल टू 8s क्यूब। क्यूब रूट कर ले, तो 2s की वैल्यू आ गई, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। कितनी? 2 × KSP का क्यूब रूट, ये वैल्यू आ गई। ठीक, मतलब हमें 2s मिल जाएगा कुल मिला के सेल नोटेशन से। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, Ag सॉलिड प्लस Ag प्लस कितना है यहाँ पे? 2s है, इससे Ag प्लस 0.1 मोलर और फिर Ag सॉलिड। ठीक है, और इसके लिए अगर रिएक्शन लिखो, तो अब तो रिएक्शन लिख सकते हो ना। कैथोड एनोड के अलग अलग लिखो, कॉमन टर्म हटा दो, ऐड कर लो सेल में इलेक्ट्रॉन बराबर करते हुए। तो ये रिएक्शन आ जाएगी Ag प्लस 0.1 मोलर से Ag प्लस 2s मोलर। ठीक है, तो हमें यहाँ से Q की वैल्यू भी मिल गई, 2s अपॉन 0.1 मतलब 20s। ई नॉट सेल मिल गया, कितना? 0। तो अब ई सेल लगा सकते हैं, तो आ जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन से ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/F दिया है 0.06, इलेक्ट्रॉन इसमें है 1 log 20s। और देखो, तो वैल्यू हमको दी जा रही है 0.162 सेल पोटेंशियल की। अब 0.162 सेल पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, तो 2s की जगह अंदर चाहो तो KSP का क्यूब रूट वाला टर्म डाल दो। तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, log ऑफ 10 इंटू 2 KSP का क्यूब रूट।
थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, लेकिन लॉग फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा। इक्वल टू -0.16 अपॉन 0.06। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो केएसपी की वैल्यू हमें अप्रॉक्स आ जाएगी 4 × 10⁻⁻12। कैलकुलेशन एक पार्ट है, बट हमें मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मेन हमारा ये सेल नोटेशन था। इस सेल नोटेशन में हमें दिया है कि ये वाला Ag प्लस जो एनोड पे है वो कितना है, जितना Ag2CrO4 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता। और ये Ag2CrO4 एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, तो इस डेटा से उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। तो हमें पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी के बराबर ही डिसॉल्व होगा, तो सिल्वर आयन आएगा यहाँ से 2s। वही सिल्वर आयन हमने सेल नोटेशन में यूज किया है, और इससे वैल्यू हमने निकाल ली कि केएसपी कितना होगा। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन की। क्लियर है पॉइंट? नो, नेक्स्ट कुछ हाफ सेल को डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हाफ सेल से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल। देखो, हाफ सेल कैथोड या एनोड उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या क्या स्पेसिफिकली बनाई जा सकती है। जैसे एक तो सिंपल एग्जांपल, मेटल मेटल आयन। अब जो मेटल मेटल आयन हाफ सेल, इसमें क्या करते हैं? इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एक मेटल के इलेक्ट्रोड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करके हम हाफ सेल तैयार करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है ना? अब ये कैथोड एनोड कैसा भी काम कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि इसको हमने किस दूसरे हाफ सेल के साथ अटैच किया है। अच्छा, अगर इस पर हम नस्ट इक्वेशन लगाएं, तो इसको हम कैथोड मानते हुए फिलहाल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैथोड माने तो ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन अगर इस पर लगाएं तो इसका पोटेंशियल इस तरीके से निकालेंगे। RT/NF log Q, दिस इज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M+N। अब ये जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, हम नस्ट इक्वेशन देखो सेम उसी टाइप से लगा रहे हैं जैसे सेल पे लगाते थे, वैसे ही हाफ सेल पे। लेकिन हाफ सेल पे अगर पोटेंशियल आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग है कि अगर इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया होता तो पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आती। उसका जस्ट यही मीनिंग है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया होता तो पोटेंशियल की इतनी ही वैल्यू आती। तो दिस इज मेटल मेटल आयन। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि एक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम, उनको डालोगे एक्वा सॉल्यूशन में तो वाटर के साथ उनकी बहुत तेजी से रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो एक्टिव मेटल्स में ये नहीं बना सकते। एक्टिव मेटल्स जो है उनमें मेटल मेटल आयन हाफ सेल नहीं बना सकते। तो उनमें क्या बनाते हैं? उनमें हम बनाते हैं मेटल अमलगम मेटल आयन हाफ सेल। मेटल अमलगम मेटल आयन हाफ सेल ये बनाते हैं फॉर एक्टिव मेटल्स। मरकरी के साथ मिक्स करने से क्या होता है कि इनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है। और एक्टिविटी कम हो जाती है तो मरकरी के साथ जो इनका मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड मेटल अमलगम, उसको हम उनके मेटल आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रख देते हैं, और इस तरीके से मेटल अमलगम मेटल आयन हाफ सेल रेडी हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक्टिव मेटल्स में हम डायरेक्ट नहीं डिप कर सकते एक्वा सॉल्यूशन में। इसी के सिमिलर है भाई गैस गैस आयन हाफ सेल। ऑलरेडी पता है, यहाँ शॉर्ट में ही बात हो रही। मतलब अगर गैस आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में प्रेजेंट होगी तो गैस गैस आयन।
जैसे हाइड्रोजन का हाफ सेल अगर देखो तो ये गैस गैस आयन हाफ सेल का एग्जांपल है। यहाँ क्योंकि कोई सॉलिड नहीं होता है इसलिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। प्लेटिनम रिएक्शन नहीं करता है लेकिन करंट पास करने का काम करता है। और एग्जांपल अगर इसमें देखें तो क्लोरीन गैस को क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रख दो तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो गैस गैस आयन हाफ सेल का मतलब गैस और उसके आयन को अगर हम कांटेक्ट में रख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज गैस गैस आयन हाफ सेल। ठीक है। सिमिलर वन इज रेडॉक्स हाफ सेल। रेडॉक्स हाफ सेल या इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी बोल देते हैं। तो रेडॉक्स हाफ सेल क्या है कि अगर मान लो सॉल्यूशन में कोई आयन दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है, कोई आयन सॉल्यूशन में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है और ड्यूरिंग द प्रोसेस उसका कन्वर्जन एक से दूसरे में हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स हाफ सेल। कोई क्योंकि सॉलिड कंपोनेंट नहीं होता तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन में मान लो मेटल आयन M+N और M+M दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है और ड्यूरिंग द प्रोसेस का कन्वर्जन हो रहा है। सपोज M+N से M+ M में कन्वर्जन इसका हो रहा है और कन्वर्जन हो रहा है तो M-N इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसमें बदल जाएगा। तो इस तरह की जो हाफ सेल होगी दैट इज रेडॉक्स हाफ सेल। नस्ट इक्वेशन वैसे ही लिख सकते हो इस हाफ सेल के लिए जैसे ऊपर लिखी थी, सब कुछ सिमिलर ही है। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे Fe+2 Fe+3 के सॉल्यूशन में प्लेटिनम डिप करके बना सकते हो इलेक्ट्रोड, या परमैंगनेट आयन का सॉल्यूशन है उससे भी इस तरह का हाफ सेल तैयार किया जा सकता है। तो डेफिनेशन पे जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे हाफ सेल हैं जिनमें सॉल्यूशन में आयन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। इसके बाद जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। मेटल insoluble salt anion half cell, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये है सिंपल कि अगर भाई कोई मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और मेटल के इलेक्ट्रोड पे कोटिंग है सपोज उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की, मेटल का इलेक्ट्रोड है और उस पर कोटिंग है उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की, और इसको हम प्लेस कर दे रहे हैं एनायन के सॉल्यूशन में, इसको हम प्लेस कर दे रहे हैं एनायन के सॉल्यूशन में जो सैचुरेटेड है इस इनसॉल्युबल सॉल्ट से, तो इस तरह का बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सिल्वर का मेटल है, कोटेड है AgCl से और इसको क्लोराइड आयन के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रख दो तो ये इस कैटेगरी का एग्जांपल है। या इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कई बार लैंग्वेज दी जाती है कि मेटल का इलेक्ट्रोड है, क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन है और क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन AgCl से सैचुरेटेड है। मेटल Ag का इलेक्ट्रोड है, क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में रखा है और सॉल्यूशन सैचुरेटेड है AgCl से, तो भी इस तरह का इलेक्ट्रोड हमें दिख जाएगा। यहाँ पे ठीक है, अगर मान लो सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जांपल लें और ये कैथोड का काम कर रहा है, तो कैथोड का काम कर रहा है तो AgCl
इलेक्ट्रॉन लेगा और AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा Ag में और Cl आयन आ जाएंगे सॉल्यूशन में। ये कैथोड की रिएक्शन है। इस हाफ सेल पर अगर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो EAgCl टू Ag इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन n तो 1 है F log Cl माइनस, क्योंकि बाकी सारे तो सॉलिड है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैथोड पर नस्ट इक्वेशन लगा के लिख सकते हैं। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग याद कर लेना, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ उस पर। रिजल्ट ये है कि भाई अगर हमें ई नॉट वैल्यू पता लगानी हो AgCl टू Ag की, तो ये वैल्यू ई नॉट Ag प्लस टू Ag के बराबर तो आती नहीं है, क्योंकि ई नॉट Ag प्लस टू Ag बता रहा है Ag प्लस के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, लेकिन दूसरा वाला बता रहा है AgCl के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो दोनों टेंडेंसीज तो अलग अलग है। तो ये रिजल्ट इस तरीके से है कि ई नॉट AgCl टू Ag दिस इज इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस टू Ag प्लस 2.303 RT अपॉन F log KSP। KSP किसका? AgCl का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। कैसे बनती है इक्वेशन? एक तो हमारे पास Ag प्लस के रिडक्शन की अगर इक्वेशन लिखें, दूसरा AgCl की सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन लिखें, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और हमें पता है कि जब रिएक्शन ऐड करते हैं तो उनके गिब्स फंक्शन तो ऐड हो जाते हैं ना भाई। तो बस इसका यूज करते हुए कैलकुलेशन की जाती। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट से ये रिजल्ट आता है जो हमने ऊपर डायरेक्ट लिख रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट? ना एक क्वेश्चन और लेते हैं जेई एडवांस का, और मिक्स करते हुए चल रहे हैं हम लोग सारी चीजें। ये क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, जेई एडवांस 2021 का, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे ये बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन में 0.001 मोलर एक्स आयन एंड 0.1 मोलर वाई है। इनमें मेटल लॉट्स डिप कर दी जाती हैं, तो ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल का कॉम्बिनेशन बनेगा, और करेक्ट कॉम्बिनेशन एक्स वाई का बताना है। और कंडीशन दी है डिसोल्यूशन ऑफ एक्स हो रहा है, भाई हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, डिसोल्यूशन ऑफ एक्स। तो अगर हम सेल नोटेशन लिख लें डिसोल्यूशन ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग, तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स सॉलिड सिंगल स्लैश आयन x+2 कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है, डबल स्लैश फिर y+2 10⁻⁻1 मोलर है, y। ये बेसिकली सेल नोटेशन के हिसाब से काम करना है। अगर हम रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन हम इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं कि x+2 का, x का तो ऑक्सीडेशन, y का रिडक्शन है, तो y+2 प्लस एक्स सॉलिड से ये बन जाएगा x+2 प्लस वाई सॉलिड। Q की वैल्यू अगर चेक करो तो x+2 अपॉन y+2 दैट इज 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻2। अब इस पे नस्ट इक्वेशन अगर अप्लाई कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ई सेल
इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन। एन इस केस में 2 दिख रहा है, लॉग 10⁻⁻²। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो ये बन रहा है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.06। अच्छा, अगर ये प्रोसेस होना है तो ई सेल आना चाहिए पॉजिटिव, तभी प्रोसेस होगा। अब ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -0.06 वोल्ट आनी चाहिए। तो ई नॉट सेल अगर इससे बड़ा होगा तभी आएगा, तो जो भी कॉम्बिनेशन इससे बड़ा बना रहा होगा उस केस में आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। जब पहले केस में एक्स ये है, वाई ये है, वाई का ध्यान देना रिडक्शन है, एक्स का ऑक्सीडेशन है। तो ये कैथोड, निकल कैथोड, ये एनोड है कैडमियम। तो निकल कैडमियम अगर ले रहे हैं, निकल कैथोड ये एनोड है, तो इसके कॉम्बिनेशन से ई नॉट से लिखोगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये 0.16 आ रहा है। तो इसका ई नॉट सेल आ रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 0.16 वोल्ट। कैडमियम एफी, तो ये वाई है। तो अब देखो, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखोगे, तो ई नॉट कैथोड है -0.44, ई नॉट एनोड है -0.40, तो ये -0.04 आ जाएगा। और -0.04 आ जाएगा तो काम चलेगा अपना, क्योंकि -0.06 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा निकल लेड, तो लेड कैथोड है निकल, तो निकल लेड से तुमको ये दिख रहा है क्लियर कि ये बन जाएगा अपना 0.11। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी। निकल एफी, एफी कैथोड है, निकल एनोड है। तो इससे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, कैथोड एनोड, ये आ रहा है माइनस का 0.2, तो माइनस का 0.2 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये बात नहीं बनेगी। तो इस केस में ए बी सी इनमें तो काम बन जाएगा, डी में नहीं बनेगा। तो इस तरीके से चेक करना है। जेई 21 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मेटल मेटल आयन हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ एक अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट, जैसे हमने बात की थी कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल पर तो बात कर ली, ठीक है ना। तो मेटल मेटल आयन, गैस गैस आयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, और एक है कैलोमल। कैलोमल हाफ सेल, भाई ध्यान रखना आप कि मरकरी, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट मर्क्यूरस क्लोराइड, इनको हम जब क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये हाफ सेल को हम बोलते हैं कैलोमल हाफ सेल। इसके कैथोड की अगर रिएक्शन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हाफ Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन से Hg प्लस Cl माइनस। ठीक है ना। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा इसके ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन F लॉग क्यू। ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं कैलोमल। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कई जगह क्या होता है कि सिंपल सेल नोटेशन लिखते हैं और एक साइड लिख देते हैं कैलोमल। तो अगर नहीं पता है तो फंसेंगे। ठीक है ना, यहाँ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन वगैरह दी होगी, उससे वैल्यू हम निकाल लेंगे, कोई मतलब ऐसा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये 5 टाइप की हम लोगों ने हाफ सेल देखी। एग्जाम्पल जो देखेंगे वो इनके अंदर ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे।
ना इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन सेल। ये जेई में बहुत पूछा जाता है। तो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है कि अगर कोई सेल ऐसा है जिसमें कैथोड एनोड बिल्कुल आइडेंटिकल हो, तो ऐसी सेल को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है ना? मतलब अगर इस तरह का एग्जांपल देखो कि जैसे जिंक है, जिंक आयन का हमने हाफ सेल तैयार किया और कैथोड भी उसी का बना दिया, तो ऐसी जो सेल होगी दैट इज कंसंट्रेशन सेल। या अगर सिंपल देखो कि H2 गैस है, तो ये कंसंट्रेशन सेल है। मतलब अगर कैथोड एंड एनोड हाफ सेल बिल्कुल आइडेंटिकल हो तो सेल है कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल जब भी हमें दिखेगी तो हम ई नॉट सेल डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, क्योंकि जो कैथोड है वही एनोड है। तो कैथोड एनोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका डिफरेंस 0 ही आएगा। तो ये सेल केवल कंसंट्रेशन के डिफरेंस से या प्रेशर के डिफरेंस के से वोल्टेज जनरेट करती है। तो कंसंट्रेशन सेल में खास बात है कि ई नॉट सेल तो 0 होता है, केवल कंसंट्रेशन या प्रेशर के डिफरेंस से ये पोटेंशियल मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस करती है सेल। और फाइनली इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है दोनों साइड इलेक्ट्रोलाइट का, वो डिफरेंस धीरे धीरे 0 हो जाता है और फाइनली कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। इसका मतलब अगर देखें इस तरीके से कि मान लो जिंक, जिंक आयन है, कंसंट्रेशन C1 पे, इधर जिंक आयन और जिंक कैथोड पे C2 पे, तो फाइनली तुम्हें दिखेगा कि दोनों कैथोड एनोड में कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन सेल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना, जेई में कई बार क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस या प्रेशर के डिफरेंस के कारण ये सेल वोल्टेज जनरेट करती है। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स पर हम लोग बात करेंगे। जैसे एक देखो, ये जेई 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर आप सिंपल देखें तो कैथोड एनोड हमें दिख रहा है कि कैथोड भी मेटल मेटल आयन, एनोड भी मेटल मेटल आयन, और स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का 2.7 है। कंसंट्रेशन Mg प्लस की चेंज होती है एक्स मोलर, तो पोटेंशियल चेंज होके 2.67 हो जाता है। तो इस x की वैल्यू बतानी है, बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। Ln 10 ये देख लेना। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन हो उनको लेके ही सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, तभी हमारा एग्जैक्ट मैच होगा, अदरवाइज आंसर इधर उधर भागेगा। ठीक है? तो अगर यहाँ पे रिएक्शन लिखी जाए कि व्हाट इज रिएक्शन, अब इन सब की आदत तो डाल लो कि सेल नोटेशन देख के डायरेक्ट रिएक्शन लिखो, मतलब ये नहीं कि कोई कंफ्यूजन हो उसमें कि Cu+2 रिडक्शन हो रहा है प्लस Mg सॉलिड से इधर Mg+2 प्लस Cu सॉलिड। ठीक है? और स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है, इसका मतलब इसका ई नॉट सेल तो है 2.7। अब कंसंट्रेशन फाइनली Mg की बदल के हम x कर रहे हैं, Mg+2 की कंसंट्रेशन बदल के हम x कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ वैसा ही। तो इस केस में देखो, नया ई सेल अगर लिखोगे तो लिखोगे ई नॉट सेल माइनस RT/F, एन की वैल्यू है 2, RT/NF ln x/1, ये बनेगा सब कुछ। ई सेल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में फाइनल दी हुई है 2.67,
ई नॉट सेल है 2.7 माइनस, अब ये वैल्यू एफ अपॉन आर की दी है 11500, ठीक है, और एफ अपॉन आर इतना दिया है, टी की वैल्यू 300 केल्विन, तो 300 अपॉन 2 इंटू 11500, और ये हो गई एल एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो ये जो एल एन एक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.3, और 2.3 क्वेश्चन में एल एन 10 की दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है खास, डायरेक्ट है क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा आयनिक के साथ कनेक्ट करता हुआ, देखो इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करो तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और हमें वैल्यू पता लगानी KF की। अब ये जो KF है AgNH3 होल ट्वाइस का, इस KF का मीनिंग ये होता है, आयनिक में ऑलरेडी देख चुके हैं, कि आयन से इसका फॉर्मेशन, कि Ag प्लस आयन प्लस अमोनिया, इससे अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बेसिकली ये चीज है। इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय KF। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, तो ये एक तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास, और एक Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम ऐसे कॉम्बाइन कर रहे हैं Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag सॉलिड, दूसरा Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट इसको रिवर्स करके ले लेते हैं तो ज्यादा ठीक दिखेगा, कि Ag सॉलिड प्लस 2NH3 से कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इन दो इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो हमें काम की रिएक्शन मिल जाएगी Ag प्लस प्लस 2NH3 से AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, मिल जाएगी कि नहीं। अब हमें पता है दो रिएक्शन जोड़ेंगे तो उनके डेल्टा जी ऐड हो जाएंगे। इसका पोटेंशियल मान लो E1 नॉट है, इसका पोटेंशियल E2 नॉट है, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लिखोगे -NF E1 नॉट, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लिखोगे -1F E2 नॉट, और फाइनल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KF, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल्टा जी नॉट के साथ रिलेशन होता है कि डेल्टा जी नॉट इज -RT ln K। ठीक है भाई, तो अब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो है वो डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट के बराबर, तो डेल्टा जी नॉट हो गया -RT ln KF, ये वैल्यू हो गई -F × E1 नॉट, ये वैल्यू हो गई -F × E2 नॉट, ठीक है। और RT/F का वैल्यू हमें दिया है 0.06, तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं
RT upon F ln KF इक्वल टू माइनस E1 नॉट माइनस E2 नॉट। सही है। तो माइनस हटा तो RT/F की जगह 0.06, ये ln KF। E1 नॉट पहले वाले का रिडक्शन पोटेंशियल था, लेकिन E2 नॉट दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, माइनस हटा दिया हमने, 0.79 माइनस 0.37। तो 0.79 माइनस 0.37, तो ये बन जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, 0.42 और 0.06 से डिवाइड करोगे तो ये 7, तो ln KF की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, एक मिनट, ये ln कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये बेसिकली 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू दी है, तो इसको ऐसे लिख लो, इसमें हम 2.303 मल्टीप्लाई करके इसको लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जैसे इसको ऐसे लिख रहे हैं कि ये लॉग, और इधर हमने 2.303 ले लिया, अब आ जाएगा वैल्यू, तो इधर बन जाएगा -0.06 लॉग KF, और इधर -0.42, तो लॉग KF की वैल्यू ये बन जाएगी 7, तो KF 10⁻⁷। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो मेथड है ये बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है, तो ये प्रोफाइल जो है वो अपने काम का है, तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है क्वेश्चन का, कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब हम फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या पोटेंशियल निकालना हो, तो ये पर्टिकुलर मेथड है जो काफी ज्यादा यूज में आता है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बेसिकली कॉम्बिनेशन है आयनिक प्लस इलेक्ट्रो। अब देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ एनाइलिन हाइड्रोक्लोराइड। अब एनाइलिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया C6H5NH3Cl, C6H5NH3 प्लस Cl माइनस, ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, तो इसका हमें परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस बताना है। तो भाई C6H5NH3 प्लस, बेसिकली Cl तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, कैटायन हाइड्रोलाइज होगा, तो ये हाइड्रोलाइज होगा, तो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होके ये बना देगा C6H5NH2 प्लस H3O प्लस। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन मान लो A0 मोलर है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा है, तो इसको A0 1 माइनस अल्फा, A0 अल्फा, A0 अल्फा लिख सकते हो। अब हमें किसी तरह ये मिल जाए अल्फा वगैरह, तो उसके लिए हमें क्या दिया जा रहा है कि जो पोटेंशियल है, रिडक्शन वैल्यू इसकी, वो -0.18 है। रिडक्शन वैल्यू कितनी है? -0.18। अब देखो, इसकी रिडक्शन वैल्यू का मतलब इसके अंदर जो H प्लस है वो रिड्यूस होके H2 में आ रहा है ना? तो उसका मतलब हमें दे दिया गया कि ओवरऑल पोटेंशियल -0.18 है। तो अगर इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि बेसिकली H प्लस रिड्यूस हो रहा है और हाफ H2 दे रहा है। अब H2 के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट हम इसका प्रेशर 1 atm एज्यूम कर लेंगे। कंसंट्रेशन H प्लस की हम मान ले रहे हैं भाई C, A नॉट मतलब C मोलर,
बाद में कनेक्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग ऑफ, ये तो आ जाएगा 1 राइट साइड, अपॉन स्क्वायर रूट सी। ठीक है, तो लॉग 1/√c जो बन रहा है ये आ रहा है 3 के बराबर। लॉग 1/√, ये कितना आ रहा है? 3 के बराबर आ रहा है, और 3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इधर वैल्यू अगर चेक कर लें तो ये आ जाएगी अपनी log 1/√c इक्वल टू 3। ठीक है, तो इससे एक हाफ और निकाल लें, या इसको ऐसे लिख लो, 1/√c इक्वल टू 10⁻³ या √c इक्वल टू 10⁻⁻3। ये बन रहा है। √c की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3, और 10⁻⁻3, तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ये थोड़ा रूट गड़बड़ लग रहा है यहाँ मिस प्रिंटिंग, ये क्या सी आएगा सीधे, क्योंकि इधर 1 है ना कोफिशिएंट, तो 1 ही पावर में रहेगा, तो ये वैल्यू सी आएगी। सी 10⁻⁻3, और सी कितना लिखा है उधर ध्यान दो, सी A0 अल्फा ही तो लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+, और A0 अल्फा, तो A0 अल्फा की वैल्यू आ गई, और A0 कितना है? 1/40 मोलर। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 40 इंटू 10⁻⁻3, या 0.04। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस 0.04 है, तो परसेंटेज में बात की है तो ये हो जाएगा इंटू 100 कर लो, तो दैट इज 4। तो आंसर इज 4%। तो यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस पर बेस है, वहां से जो कंसंट्रेशन आ रही है वो सेल को अफेक्ट कर रही है, तो उस चीज को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है। नाउ ये तो हम लोगों ने आज यहाँ तक का प्रोफाइल ये कवर कर लिया। नाउ अगले वाले में हम एक तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो है सेल के वो कनेक्ट करेंगे, और प्लस ये फेराडेज लॉ वाला कॉन्सेप्ट पूरा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट डिटेल में लेंगे, उनमें सारी जो एप्लीकेशन यूज होती हैं उनको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्वेश्चन हर साल मिलता ही मिलता है। ठीक है बच्चों।